ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम चर्चा कर रहे हैं राहुल परवार गुलामी पर आर पार, यानी गुलाम नबी आजाद ने जो एक्सप्लोसिव चिट्ठी लिखी है इसके मायने क्या है। इस चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने गुलामी के सारे बंधन तोड़ दिए हैं और यह कहा है कि कांग्रेस कैसे एक परिवार के लिए प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह चल रही है और राहुल गांधी साल 2013 से ही कांग्रेस को बर्बाद करने में जुट गए थे जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बने। इस चिट्ठी में बहुत कुछ है जिसका व्याख्यान, जिसका विश्लेषण आज के इस कार्यक्रम में मैं करूंगा। तो स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। कांग्रेस के एक और बड़े नेता की विदाई हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद ने एक लंबी चिट्ठी में सीधे राहुल गांधी पर कई बड़े हमले किए। उन्होंने लिखा कि आपके यानी कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। 2013 में राहुल गांधी के आने के बाद बातचीत का खाका ध्वस्त हो गया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। अब राहुल गांधी के पीए और गार्ड्स फैसले ले रहे हैं। वहीं G23 नेताओं को बार बार बेइज्जत किया जाता रहा। मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ना 2014 की हार की एक वजह बना और कांग्रेस को पहले भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हमारे यहाँ ड्राइवरों को बाहर निकालो, चलो भैया जाओ, आरएसएस की ओर जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए। When the Congress President, Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Rahul Gandhi ji is engaged in confronting, combating, fighting the BJP. It's most unfortunate, most regrettable that at this point of time we have had to read this letter. कांग्रेस पार्टी के अंदर आम जनमानस की कहीं कोई जगह नहीं है। वहां सिर्फ नेहरू गांधी खानदान में जो पैदा होता है उसी की कांग्रेस पार्टी है। गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे जैसे कि जो मेरी समझ के पर। आपको राज्यसभा नहीं मिली, परेशान हो गए। बिना पद के एक मिनट सांस नहीं ले सकते कुछ नेता हमारे यहाँ, ये उनमें से एक हैं। रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। ये जुगलबंदी है, शुरू हो रही है। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और बाकी लोगों ने जिन्होंने खत लिखा था उन्होंने मेरे से ज़्यादा समय इस पार्टी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत की थी, तो किसी को कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। गुलाम नबी आजाद ने जो चिट्ठी लिखी, इसी चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि राहुल गांधी ने 2013 से ही सारे सिस्टम ध्वस्त कर दिया था। कि उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार से कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये तो अब वो अपना मन बदल ले तो मैं नहीं जानता। मैं अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा तो क्या पार्टी लीडरलेस रहेगी, अध्यक्ष बिना चलती रहेगी? एक एक कर कांग्रेस के पुराने और अनुभवी नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। सबकी एक शिकायत कॉमन है कि गांधी परिवार तक पहुंच बहुत मुश्किल है और पार्टी में अब जमीनी स्तर पर कामकाज विलुप्त हो गया है। ऐसा ही चला तो देश की सबसे पुरानी पार्टी का अस्तित्व आखिर बचेगा कैसे? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। राहुल परवार गुलाम का आर पार। राहुल परवार गुलामी पर आर पार आज की चर्चा का विषय यही है। और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? आज इस बड़े दिन पर मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस की ओर से दो दिग्गज नेता। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं और नेता है कांग्रेस पार्टी के। आपका अभिनंदन है।
आज की चर्चा में मेरे साथ अनुज अत्रे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक भी है, जोरदार ताली से अभिनंदन करिए। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ अपनी देश अवस्थी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, संघ के विचारक भी हैं, उनका अभिनंदन है। कलीमुल हाफिज है मेरे साथ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के, आज इस बड़ी पॉलिटिकल चर्चा में उनका भी अभिनंदन है। और जनता जनार्दन है आज के इस विषय के ऊपर। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस में नेताओं का अपमान होता है, फैसले PA और सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं, सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन किया हुआ है, चापलूसों का ग्रुप हावी है पार्टी के ऊपर। आचार्य जी, पिछले 20 साल में ऐसी बड़ी पॉलिटिकल चिट्ठी शायद कभी नहीं आई है। अमीश जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस दौर में इस तरह से कांग्रेस को छोड़ के जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत अफसोसजनक बात है और कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब इतने सीनियर लीडर थे हमारे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इंदिरा जी के साथ से सफ़र शुरू किया था, वो राजीव गांधी के साथ रहे, नरसिम्हा राव जी के साथ रहे, सीताराम केसरी जी के साथ रहे, उसके बाद सोनिया जी के साथ रहे और राहुल गांधी जी के साथ रहे। अब सवाल आता है कि जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने जो हमले किए हैं वो बड़े गंभीर हैं और उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस चापलूसों की पार्टी है। देखिए, उन्होंने जितनी बातें उठाई हैं उसमें कुछ बातों से मैं सहमत हूं और कुछ बातों से मैं सहमत नहीं। चापलूस वाली बात से सहमत है या असहमत है? मैं उनके उठाए हुए मुद्दों से सहमत हूं कि कांग्रेस को एक सशक्त अध्यक्ष चाहिए। मैं उनके इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फेयर होना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि राहुल जी जब कांग्रेस पार्टी के कमान संभाली राहुल गांधी जी ने, तो उनके साथ जो लोग थे वो पॉलिटिक्स को नॉन पॉलिटिकल तरीके से करना चाहते थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए थे। गुलाम नबी आज़ाद जी का ये सवाल ठीक है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ये जो कहते हैं कि अब कांग्रेस बिल्कुल डूब चुकी है, नहीं उठेगी, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, मुझे लगता है मैं इससे सहमत नहीं हूं। और मैं इससे सहमत होने को इसलिए भी तैयार नहीं हूं क्योंकि कांग्रेस किसी व्यक्ति को साथ लेकर चले और विचार को साथ लेकर चले, दोनों अलग अलग बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अपनी विचारधारा पे कायम रहती है तो एक दिन दोबारा से सशक्त होकर के देश में फिर राजनीति। ठीक है, अभी तक तो आरोप लगते थे कि मीडिया मोदी जी के साथ हो रहा है, बाकी लोग मोदी जी के साथ हो रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद मोदीफाइड हो गए और जयराम रमेश कह रहे हैं शहजाद पूनावाला, मतलब CBI ED आप चला रहे थे, यहां तक तो ठीक था, गुलाम नबी आजाद को भी आप ही चला रहे हो। आज गुलाम आजाद हो रहा है, आज गुलाम आजाद हो रहा है। ये 5 पेज का आरोप पत्र नहीं है, यह परिवारवाद का समापन सत्र चल रहा है। यह परिवारवाद का समापन सत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी कही हुई 5 वर्ष के पहले जो बातें थी वही हूबहू याद आती है, और कई सारे नेता जो उस समय वहां पर थे मुझे ताने मारते थे, पर आज वही नेता बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब पार्टी नहीं रही। महात्मा गांधी के जमाने में पार्टी हुआ करती थी परिवार की तरह, आज मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है और 2.5 लोगों की यह पार्टी बन चुकी है। आज ये 2.5 लोग, क्योंकि हाफ टाइम है, पार्ट टाइम है, कुछ लोग 2 परमानेंट है, 1 पार्ट टाइमर है, बाकी जनता बहुत समझदार है, वो समझ गई है। और देखिए, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, केवल CWC है, और वो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं है, वो चाटुकारिता वाली कमेटी है, चाटुकारिता वाली कमेटी। मतलब कि आज AICC का नाम मैं बदल कर जाता हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चमचो वाली कमेटी, ऑल इंडिया चमचो वाली कमेटी। और INC का मतलब क्या है? INC मींस आई नीड कोटरी, कोटरी चाहिए मुझे। आप बताता हूं, 2-3 गंभीर विषय उठाए हैं। पूरे देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का दावा ठोकने वाले राहुल गांधी, इमरजेंसी के पोते, अपनी पार्टी में इमरजेंसी लगाकर रखी है। कोई आवाज उठाता है तो बोलते तू गुलाम बनकर रहे, आजाद बनेगा तो पर काट लिए जाएंगे। ये जो पूरे देश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, अपनी पार्टी में आंतरिक चुनाव नहीं कर पाते हैं। ये जो कहते हैं कि हम सबसे टॉलरेंट है, अगर G23 कोई बात रखे पार्टी के सुधार की तो टॉलरेट नहीं कर पाते। और आखिर 10 सेकंड लूंगा, देखिए मेरा दर्द बाहर ना रहा है, 5 साल पुराना दर्द है। अभी जी थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने तो ये बात आप जो कह रहे थे वो गुलाम नबी आजाद कह रहे थी, वही तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि देखिए आज जो है ये
जो पूरा सत्र है, समापन सत्र परिवारवाद का, ये क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी स्पेशल पर्पस व्हीकल है परिवार की, जहां पर केवल परिवार को तवज्जो है, परफॉर्मेंस को नहीं। इसलिए 39 चुनाव हार जाते हैं, 49 में से 39 चुनाव हारते हैं, पर राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ, राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ, राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ। ऐसा है कि केवल वो बनने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं वो बनने को तैयार नहीं है। याद दिला दिया, वो इसलिए बनने को तैयार नहीं है क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल चाहते ऑल माय पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही गुलाम नबी आजाद चिट्ठी में लिख रहे हैं, इस चिट्ठी में यही गुलाम नबी आजाद लिख रहे हैं कि राहुल गांधी सारे डिसीजन रिमोट कंट्रोल से ले रहे हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है लेकिन फैसले वो कर रहे हैं। अनुज अत्रे, बड़ा दिन है आपके लिए और मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं। स्पेशल ताली आपके लिए बजाऊंगा कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज बड़ा दिन है आपके लिए। ये आईना आपको दिख रही है या आपको पता था सब कुछ? देखिए, संघर्ष के समय जो पार्टी से बाहर होकर के जाते हैं उन्हें आजाद नहीं कहा जाता। आप वही आजाद हैं कि जिस समय आपका कोई वजूद नहीं था 1980 में, संजय गांधी के साथ आप थे, युवा एक नेता, और उसको सीधा जम्मू कश्मीर से उठा करके महाराष्ट्र से लोकसभा का टिकट देकर के पार्टी सांसद बनाती है, जितवाती है। और लगातार 42 वर्ष बिना किसी पद के अगर कोई नेता, एकमात्र नेता कांग्रेस का रहा है तो ये गुलाम नबी आजाद साहब रहे हैं। और आज उसी आजादी की जंजीरों को छोड़ करके व्यक्तिगत लाभ के लिए कहां जा रहे हैं सबको मालूम है। कहां जाने की तैयारी है, कहां जाने की तैयारी, इस बोलने की आवश्यकता नहीं है। आंसू पार्लियामेंट में ऐसे नहीं बहाए गए थे, वहीं जा रहे हैं और वहां जाके गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए, अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए जा रहे हैं। किसी देश की भलाई के लिए या पार्टी की भलाई के लिए नहीं। किसके पास जा रहे हैं? निश्चित तौर पे वहीं जा रहे हैं। आंसू पार्लियामेंट में किसने बहाए थे जब गुलाम नबी जयराम रमेश कह रहे थे वही आप कह रहे हैं। और देखिए, ये पीड़ा भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने आंसू बहाए थे। मतलब अगर नरेंद्र मोदी किसी की तारीफ कर देगा, अगर नरेंद्र मोदी कह देगा कि आपके अच्छे नेता हैं, तो आप बोलेंगे कि वो सबसे खराब है। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। किसने बोला? आप ये कह रहे हैं। किसने बोला? हम तो ये कह रहे हैं कि पार्टी में उनको पहचान दी, पार्टी ने लगातार उनको औहदा बढ़ाया, उनका कुछ ना होते हुए भी सब कुछ दिया। जयराम रमेश कहते पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। ये संयोग नहीं सहयोग है, संयोग नहीं सहयोग है। ये भी यही कह रहे हैं। जब मोदी जी ने आंसू दिखाए थे तभी इन्होंने ठान लिया था कि गुलाम नबी आजाद को ये छोड़ेंगे नहीं, और आपको भी टारगेट किया गया। देखिए, मुझे लगता है जिनकी आयु गुलाम नबी आजाद ने जितने वर्ष कांग्रेस पार्टी में सेवा दी होगी उससे कम है, वो आज गुलाम नबी आजाद और ऐसे सीनियर लीडर को तू तड़ाक से बात करते हैं और उन्हें घटिया और गद्दार बताते हैं। तो ये आजकल के आए हुए नए नए लोग, एक सेकंड, मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया, किसी नेता का बता मैंने नाम किसी का लिया क्या? नहीं, किसी अमीश जी, मैंने किसी का यहाँ पर नाम लिया। चैलेंज कर रहा हूं, आप अमीश जी देखिए, ऐसे तो डिबेट हाईजैक हो जाएगी। मैं बोलूं क्या? अरे मैं बोलूं अपनी बात रखूंगा। मैं जिस दर्द की बात कही, जिस दर्द की बात कही वो दर्द स्क्रीन पर आ रहा है। आखिरकार गुलाम नबी आजाद के साथ ये क्यों हुआ, इसके फ्लैशबैक में आप जाना जरूरी है। जब राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने बोला, और मैं पब्लिक से राय लूंगा, मैं किसी नेता के पास नहीं जाऊंगा, मैं पब्लिक से राय लूंगा, क्या वो नरेंद्र मोदी ने गलत बोला था? सुनते हैं क्या बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद कांग्रेस नेता आज जयराम रमेश से लेकर अनुज अत्रे तक और पवन खेड़ा तक सब लोग बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं, लेट्स हियर दैट। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता
जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, वो घटनाक्रम था जिसके बाद जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। शहजाद, छोड़ दीजिए, मैं बीजेपी का हूं नहीं हूं, यह विषय 5 साल पहले मैंने उठाए थे। यही विषय हिमंता बिस्वा शर्मा, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, कुलदीप बिश्नोई, सतपाल महाराज, ये 2022 के, सतपाल महाराज तो पहले के 2022 के नाम है। इससे पहले 150 कांग्रेस नेता छोड़ के सभी लोग ये आरोप उठाते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि तुम बिकाओ, पर पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत ठीक है। आंतरिक चुनाव नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं, क्या गलत कहा? देखिए, इन लोगों की जिनकी सूची इन्होंने बताई है, जनता देख रही है कि सब ना सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किस दल की गोद में जाके बैठे हैं, और कहीं ना कहीं उसके बाद जाकर के जितनी बुराई भारतीय जनता पार्टी नेताओं की करा करती थी, आज उनको अपनी भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत थी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला ना, मोदी जी ने तो आंसू बहाए थे, आपने बोला? हाँ, नहीं बोला मैंने, तो ये बोला, ये क्यों बोला? अब देखिए ना, दिख रहा है किस लिए बहाए गए। क्या दिख रहा है? अडवाणी जी के लिए तो नहीं बहाए, क्या दिख रहा? उनको अडवाणी जी के लिए तो नहीं एक बार भी आंसू देखने को मिला। हम लोगों को, देश की जनता अडवाणी जी के लिए भी तो चाहती है। मोदी जी ने जो वहां पर लोग मारे गए और गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से एक्शन लिया अपना समझ के, उस पे आंसू बहाए। उसलिए नहीं, जिस दिन गुलाम नबी आजाद साहब की फेयरवेल थी राज्यसभा से, उस दिन का बिल्कुल मुझे पता है। और हम चाहते थे कि अडवाणी जी के लिए भी इस तरह से कुछ ना कुछ उनको गंभीर होकर बोलना चाहिए था जब उनकी लोकसभा से विदाई कर दी गई। अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी है, अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी है, अडवाणी जी की चिट्ठी लिखेंगे, हम प्रोग्राम करेंगे। अभी गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी है, चिट्ठी किसने लिखी है बताइए? उस दिन कौन चिट्ठी किसने लिखी है? उस दिन कौन? लेटर किसने लिखा है? बिल्कुल लिखा है इन्होंने। किसने लिखा है? क्यों लिखा है? किसने नाम बोलिए? इन्होंने लिखा है, गुलाम नबी आजाद साहब ने लिखा है। आप अडवाणी की बात कर रहे हैं। क्यों अडवाणी? बात आंसुओं की हो रही है। देखिए, बात आंसुओं की हो रही है, बात आंसुओं की बात हो रही है। हम चाहते थे कि अडवाणी जी के लिए इस तरह से आंसू निकलते। मतलब ऐसा है, घर में लगी है मेरे आग, मैं बोल रहा हूं पड़ोसी के घर में देखो क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में देखो क्या हो रहा है। अरे अपने घर में आग लगी है, हम ये कह रहे हैं, आप अपने घर में आग नहीं बुझाना चाहते। ये कह रहे हैं कि हमारा घर में देखो, पहले अपना घर देख लो। अपने मार्गदर्शक हम कह रहे हैं कि देखिए, बना दिया, पहले उनको देखो। आप ही के घर वालों ने कहा है ना, आंतरिक चुनाव हमारे घर के नहीं रहे ना, अगर हमारे के बाहर किसी की सुनी जाती है, हमारे घर के होते का इस तरह से नहीं लिखते। जब तक आपके घर वाले एक और बैठे हैं, ये घर अच्छा था, ये माँ था, ये पार्टी माँ थी, लेकिन पार्टी माँ थी, पर वो कह रहे कि ये जो नहीं, वो कह रहे पार्टी तो माँ है, पार्टी को तो माँ है, लेकिन उनका तो आरोप यही है। अरे एक ही समस्या ये है कि इन्होंने माँ को पार्टी समझ लिया है। ये बोलते हैं पार्टी माँ है, ये बोलते हैं माँ ही पार्टी है, सोनिया माँ इज माय पार्टी। ओके लेकिन देखिए, आप पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट के हैं, ऐसी चिट्ठी पिछले 20 साल में आपने देखी है? देखिए, ऐसा है, चिट्ठी ऐसी आई हो या ना आई हो, लेकिन अभी शहजाद ने लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई है। पहले आदमी नहीं है गुलाम नबी आजाद, सबके लगभग। जयवीर शेरगिल ने कल क्या कहा है? उन्होंने भी तो यही कहा है, चिट्ठी ना लिखी हो, लेकिन जो भी कुछ कहा है कि दरबारियों की, चाटुकारों की, उन्हीं की चल रही है कांग्रेस में, यही कहा है ना। एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे तो लगता है कि ये 2024 का नहीं है, G23 में निपटा देगा कांग्रेस को। अब 24 तक की वेट करने की भी जरूरत नहीं है। और अमीश जी, हम सब लोग पता नहीं क्यों आपस में कहते हैं सबसे पुरानी पार्टी। जिस पार्टी के 3 चुनाव चिन्ह बदल चुके हैं, वो पार्टी पुरानी कैसे हो सकती है? सबसे पहले चरखा लगता था, उसके बाद आजादी के बाद 2 बैलों की जोड़ी आई, फिर गाय बछड़ा आया, अब हाथ का चुनाव चिन्ह। आप क्यों कहते हैं कि सबसे पुरानी? कोई पुरानी पार्टी नहीं है ये 1980 के बाद की पार्टी है, इंदिरा जी वाली पार्टी। यस, एक समय तो कांग्रेस आई, कांग्रेस जी। एक मुझे, क्योंकि बहुत सीरियस डिबेट चल रही है, मुझे पंकज उदास का ही है शायद, वो चिट्ठी आई है। ये जो चिट्ठी आई है, इसने आपकी बिल्कुल हालत खराब कराई है। ओके, मैं 1 सेकेंड पहला रिएक्शन आपसे ले लेता हूं। पहली बार आप बोल रहे हैं, पिछले 20 साल में आपने अपने पॉलिटिकल जीवन में ऐसी चिट्ठी देखी है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का संजीदा होना, सशक्त होना जरूरी है। आज जो मोदी जी और मोदी सरकार की गलत नीतियों के बावजूद जो बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो उसकी एक ही वजह है, वो है कांग्रेस की नाअहल लीडरशिप। अगर कांग्रेस की नाअहल लीडरशिप ना होती तो आज आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से या भाईचारा की दृष्टि से पूरा देश फेल हो रहा है। लेकिन फिर भी मोदी जी का जयकार है। वो इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, और उस पे भी वो एक खता पे और बड़ी खता कर रहे हैं।
अब उन्होंने जो कांग्रेस का फाइनेस्ट ब्रेन था गुलाम नबी आजाद, जितना मैं जानता हूं गुलाम नबी आजाद साहब को पर्सनली, उनसे अच्छा ब्रेन इस वक्त पूरी कांग्रेस में नहीं है। उसे भी अगर कांग्रेस ने खो दिया, उनको तो लालची बताया जा रहा है। नहीं, उसका मतलब ये हुआ उनको लालची बताया जा रहा है। लालची सब है, कौन लालची नहीं होता? सियासत में जो भी आता है या किसी व्यापार में भी होता है, लालची होता है। सवाल ये होता है कि जो लीडरशिप का काम है कि वो अपने फाइनेंस ब्रेन को अच्छा, एक बात बताइए, 50 साल की कुर्बानियों को आप ऐसे अनुज अत्रे ने बोला, जो जयराम रमेश ने बोला, उन्होंने बोला ये मोदी के आंसू से ही हमें पता लग रहा था। क्या आपको लगता है कि इस तरह की निचली बातें कहनी चाहिए? हम पॉलिटिक्स में है, पार्लियामेंट में हेल्दी डिस्कशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अटल जी के दौर में भी हुआ, इंदिरा जी के दौर में भी हुआ, पंडित नेहरू के दौर में भी हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में भी हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में भी हुआ, इस दौर में भी हो रहा है। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन के किसी नेता के बेहतर काम की तारीफ कर रहे हैं तो उनको माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठ गए हैं वो। देखिए, मोदी जी का एक इतिहास है। जब वो मुख्यमंत्री थे और उनके प्रदेश में हजारों इंसानों की जान गई थी, तब भी वो नहीं रोए थे। तो जरूर ये शक उठ रहा था कि ये आखिर इनके आंख से आंसू निकले क्यों हैं। जरूर ये कोई बड़ी साजिश का नतीजा है। आपको मोदी जी ऐसे नहीं रो सकते जब तक उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र ना हो। ओके, मैं बस एक ही चीज कहला गया, क्यों कांग्रेस अब ब्रेनलेस हो गई? जी मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अब ब्रेनलेस हो गई। एक सेकेंड, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 49 में से 39 चुनाव स्टेट के और 2 लोकसभा चुनाव हारी। मतलब कि वो तो मोदी जी के सबसे अच्छे मित्र हो गए। उसका मतलब तो मोदी जी का सबसे बड़ा एजेंट राहुल गांधी है। बताइए, सबसे बड़ा एजेंट है राहुल गांधी। आचार्य जी, जहां जाता है मोदी जी जीत के, जहां जाता है मोदी जी को जीतवाता है। देखिए, ये बात तो अब बीजेपी लगातार कहती है कि राहुल है तो हमें कोई खतरा नहीं है। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर बवाल मच रहा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो शहजाद पूनावाला और बीजेपी को तो मजा आ ही रहा होगा, और वो आ ही रहा, देख रहे हो आप, ठीक है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात, आंसू नहीं रुक रहे। हाँ, दूसरी बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब पार्लियामेंट से उनकी विदाई का भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी हमारे परिवार के, हमारी पार्टी के सदस्य के लिए उसकी आंख से आंसू छलकते हैं, तो ये हमारे लिए फक्र का विषय होना चाहिए, गौरव का विषय होना चाहिए। लेकिन आप ही के तो नेता कह रहे हैं आचार्य जी, जहां आप ही के तो नेता कह रहे हैं कि ये आंसू में ही कोई चाल है। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, आज गुलाम नबी आजाद साहब ने, कहीं आप तो आजाद होने की फिराक में नहीं है? पब्लिक की तरफ से भी आवाजें कुछ उठ चुकी हैं। वो कह रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर जन भावनाओं का सम्मान करेंगे क्या आप? गुलाम नबी आजाद साहब पे बहस है। जब मैं चिट्ठी लिखूंगा तो उस पर चिट्ठी, मतलब लिखने वाले हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब आप भी चिट्ठी लिखने वाले हैं? अभी मैंने ना चिट्ठी लिखी है, मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा हूं। जी, ये अनुज अत्रे कांग्रेस के हैं जी। राहुल से कितनी बार मिले 1 साल में? राहुल गांधी से कितनी बार मिले? एक साल? जवाब तक कितनी बार मिले टोटल? देखिए, मौन है और मौन रहना एक से कहा गया है। मौन, सवाल और जवाब खुद ही करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी है। जी। देखिए, प्रश्न राहुल जी से मिलना है या नहीं मिलने का नहीं है। मैं जब चाहूंगा, मुझे इतना विश्वास है, मैं जब चाहूंगा, जब समय लूंगा, मैं मिल लूंगा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं, आज पार्टी से निकल के ये दूसरे दल में आ गए, तो जैसे अभी आचार्य जी ने कहा, ये शोभा नहीं देता कि आप जिस दल में रहे हैं, जिससे आपको पहचान मिली हो, और आप दूसरे दल की गोद में बैठ करके अपने पुराने परिवार को इस तरह से दल में हो। आप भी उसी दल में हो, दल में है, तुम दल में हो। वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए देश है हमारा, वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद की इस बड़ी चिट्ठी पर। देखते रहिए न्यूज 18। ऑल इन वन फैमिली। और हमारे 2 हैं, उसका क्या होगा? उसका जिक्र कर दीजिए। किसका? एक ही स्टेट के हम। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी क्या करते थे? अमित शाह के पिताजी क्या करते थे? जगत प्रकाश नड्डा के पिताजी क्या करते थे? बताओ इस देश को। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर, वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। अनुज अत्रे, 20 सेकंड में एक बार जवाब दीजिएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा आप क्यों निकाल रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि इस समय तो कांग्रेस को जोड़ने की ज्यादा आवश्यकता पड़ गई है। भारत जोड़ो तो छोड़िए, भारत तो जोड़ना बीजेपी कह रही है वो हमारा काम है, हम भारत को जोड़ लेंगे, आप कांग्रेस को जोड़ के रखिए।
इसीलिए तो निकालनी पड़ रही है ये राहुल जी ने जो, और कांग्रेस पार्टी राहुल जी की वजह से निकालनी पड़ रही है। बिल्कुल नहीं देखिए अब आप अरे बोल दिया आपने, क्या बोल दिया? अमित जी आप ये क्या हो गया? 20 सेकंड देखिए मुझे लग रहा है खड़े होके बोलिए। एक सेकंड जो सर सच्चाई होती है वो सामने दिख जाती है। क्या दिखा, क्या बोला? यही दिखा जो आपने बोला कि ये राहुल गांधी जी की तरफ से ही है, इससे राहुल की वजह से आपको मुझे आपत्ति है इस चीज पे, जरा आप बोलने दीजिए। हमें तो आपत्ति, सुनिए। अरे आपत्ति किस बात पे? अपनी बात पर नहीं, कौन फंसा है? किसने अपनी बात पर आप आपत्ति? शब्द बीच में रोक करके बोला, आपने बोला राहुल, मेरी बात बीच में रोक करके, अच्छा, आपके हाथ में माइक है, मेरा ऑडियो डाउन कर अरे दीजिए। आपका ऑडियो आप है, जो मर्जी माइक बोले है, और आप कहें मैंने क्या बोला? नहीं गलत, पब्लिक ने सुना, ये क्या बोला? ये गलत। दो लोगों को सुनवा देता हूं। अच्छा एक सेकंड, एक बुजुर्ग आदमी भी है, आपने क्या बोला? अरे आप पहले मेरी बात पूरी तरह, उसके बाद आपकी बता रहा हूं। खड़े हुए को बोलने दीजिए। अरे बोलने तो दीजिए भाई इनको। अरे पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। नहीं, एक बात तो है, कांग्रेस वाले उन्होंने कभी भी सही बात का जवाब नहीं देते, अगर मुंह से निकल भी आता है उसको भी झुठला देते हैं। अभी क्या बोला इन्होंने? नहीं, जो सब ऑडियंस ने सुना है, मैंने नहीं सुना है। निकल गया आपके मुंह से कि राहुल जी की वजह से हमें कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। हाँ करवा ले, बता दीजिए क्या बोला है, उन्हीं से बुला दीजिए। इन्होंने कहा राहुल जी की वजह से हमें यात्रा निकालनी है। वो बताता हूँ उसका कारण क्या है। आंदोलन कारण है। देखिए आपने सवाल किया भारत जोड़ो यात्रा का, और मैंने कहा बिल्कुल राहुल जी इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि देश का ताना बाना इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर रखा है। उस ताने बाने को ठीक करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तबाह की है, देश का राजनीतिक कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकलनी चाहिए नहीं निकलनी? कांग्रेस तो जुड़ी हुई है, ये गुलाम नबी आजाद जुड़ा हुआ है, अरे जो जितिन प्रसाद जुड़े हुए हैं, नहीं आरपीएन जुड़े हुए हैं। ये अगर असली कांग्रेसी होते तो बिना पद के कांग्रेस में रुक के दिखाते, हम मानते हैं इनको। देखिए एक तो अध्यक्ष का चुनाव आपने फिर टाल दिया है। और देखिए एक तो अनुज आत्रे ने जो कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की वजह से हो रही है, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि राहुल जी की प्रेरणा से हो रही है। दूसरी बात, कांग्रेस जोड़ो यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं? यस, देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ वरिष्ठ नेताओं का ऐसा मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो फैसले लेने में जो लोग शामिल हैं वो पॉलिटिकल कम हैं और ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से कांग्रेस के फैसले लिए जाते हैं। वह सवाल ये उठा है, अब वो जो सीनियर लीडर हैं, जो जूनियर लीडर हैं, उनमें जो कोऑर्डिनेशन का अभाव है, उसी को देखते हुए देश का बहुत बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सीनियर है कि जूनियर है? जब तक कांग्रेस में थे सीनियर थे। देखिए अब वो कांग्रेस से बाहर आते ही जूनियर हो गए। अच्छा, आरपीएन सीनियर है कि जूनियर है? वो सब हमारे जयवीर शेरगिल जूनियर है कि सीनियर है? गुलाम नबी आजाद जूनियर की सीनियर? वो सब हमारे साथी सहयोगी थे, अब चले गए, उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं। मैं 10 सेकंड में अपनी बात कह के फिर बात कर, मैं आज यहाँ से आपके चैनल से मैसेज देना चाहता हूँ कि आज देश को ज़रूरत है कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस को ज़रूरत थी गुलाम नबी आज़ाद जैसे सीनियर लोगों की। तो मैं कहना चाहता हूँ, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये तो पहले किसी कांग्रेस ने बोला है कि लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे एक गीत ले लो। अच्छा, आप भी गीत है। देखिए मैं तो एक गीत गाऊंगा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है स्वामी जी जिसको छिपा रहे हो। परंतु मैं मेरे दूसरे भाई को भी एक सलाह दूंगा, भारत जोड़ो बाद में करो, पहले परिवार छोड़ो ये अभियान चलाओ। परिवार छोड़ो अभियान नहीं चलेगा तब तक ये एनपीए, देश का सबसे बड़ा एनपीए राहुल और सोनिया गांधी, इनको डुबा के रख देंगे। इनको भारत जोड़ो नहीं, परिवार छोड़ो। हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आज़ाद हैं, वो अब गुलाम नहीं होंगे और ऐसी किसी भगवाधारी पार्टी को ताकत नहीं बख्शेंगे, क्योंकि उनके पास 50 साल का सरकार चलाने, देश चलाने और पार्टी चलाने का अनुभव है। वो जम्मू कश्मीर और देश की लोकतंत्र को, देश की जनता को सेवा करेंगे। ये हमारी नेक ख्वाहिशात है। भगवा तो जाहिर बात है, जो जिस तरीके का एक जहरीली जो हवा पूरे मुल्क में फैलाई गई है, ये जहर कम होना चाहिए। भगवा जहरीला होता है? भगवा जहरीला नहीं होता, भगवा तो शक्ति का प्रतीक है। आपके लेकिन जो लोग देवी देवताओं के बारे में भगवा तो शक्ति का प्रतीक है, लेकिन जो लोग भगवे की आड़ में जहर फैला रहे हैं, हम उनके खिलाफ। अरे जहर तो वो नेता फैला रहे हैं जो माँ दुर्गा के बारे में, देवी माँ के बारे में किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आप ही के नेता है वो। नहीं, जो लोग भी किसी भी आराध्य के बारे में, जो लोग भी किसी के बारे में बात करते हैं वो गलत है। दूसरी बात, लेकिन जो आराध्य के आड़ में जो
देश जलाने की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, उनको भी देश माफ नहीं करे। देखिए ऐसा है, जी जी सुन लीजिए, एक तुष्टीकरण की स्पर्धा है और उस स्पर्धा में कौन सबसे भड़काऊ भाईजान बन सकता है, उसमें एमआईएम और कांग्रेस दोनों शामिल है। और आज देखिए कांग्रेस एक के बाद एक हिंदू आतंक कहता है, दूसरा भगवे को जहरीला कहता है। नूपुर को किसने सस्पेंड किया, टी राजा को किसने सस्पेंड किया, नवीन जिंदल को किसने सस्पेंड किया? इसके खिलाफ जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में चले जाते जा रहे हैं, ये भाजपा दूसरी कांग्रेस बन गई है क्या? दूसरा, भाजपा ने कहा था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज की डेट में भाजपा कांग्रेस युक्त भाजपा बन चुकी है, है ना? बहुत बढ़िया सवाल है। आप तो खुद कांग्रेस, दूसरा अब उनका सवाल भी आने दीजिए, है ना? जैसे कांग्रेस के कुछ नेता थे, सिंधिया जी, जितिन प्रसाद जी, कल तक ये देशद्रोही थे, गद्दार थे, पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे, है ना? व्यापम वाले मामा कहते थे ना सिंधिया जी को ये कि झांसी की रानी के गद्दार हैं, आज वो महान देशभक्त बन गए हैं। जी जी जी, वो कहते हैं कि आप कांग्रेस मुक्त भारत करते करते बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। आप तो खुद कांग्रेस से आए हैं। जवाब, अब सवाल भी सुन लीजिएगा। जी जी जी। सबसे पहले कांग्रेस को तोड़कर जाने वाली ममता दीदी थी क्या हमारे साथ? सवाल अच्छा है। मैं तो बोल रहा हूँ, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ना आचार्य जी, मैं तो बोल रहा हूँ कि इनको, अरे एक एक करके बात रखते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इनको भी बना दो अध्यक्ष, ये भी ज्यादा लायक है राहुल गांधी के, पर कहां आपने उसको बना रखा है? सुन लीजिए, प्रियंका और राहुल और परिवारवाद के बीज को हटाकर ऐसे युवाओं को ले आओ तो आपकी पार्टी ज्यादा चलेगी। सुन लीजिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले कांग्रेस को तोड़कर भागने वाले लोग थे शरद पवार जी, हमारे साथ है क्या? आज उन्हीं के साथ जाकर लिपट गए फिर से। ममता बनर्जी जी हमारे साथ है क्या? आज उन्हीं के साथ गठबंधन बनाकर चले गए। हम तो कह रहे हैं सारे लोग हमारे साथ नहीं है। हाँ, जब हम कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं तो कांग्रेस मुक्त का क्या मतलब है? कांग्रेस एक संस्कृति बन चुकी है, भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, नेपोटिज्म की, डायनेस्टी की, अनअकाउंटेबिलिटी की, इमरजेंसी की, तानाशाही की। ये बात मानसिक सवाल है। मैं आपको एक आचार्य जी ने कई बार मेरे कार्यक्रम में कही है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है, हमें क्या मुक्त करेंगे ये लोग? बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है, ऐसा है जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति हिंदू आतंक जैसे शब्दों का विरोध करे तो क्या उसको हम कहेंगे कि वो बीजेपी युक्त हो चुका है? मुझे लगता है राष्ट्रवाद के पटल पर कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें बीजेपी कांग्रेस होते ही नहीं। नहीं, ये तो उनकी परंतु बात ये जो लोग हैं, बात करी जो शामिल हो चुके हैं, उसका ग्राफिक भी लगातार चल रहा है। ऐसा है, सुनिए, हेमंता विश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, शहजाद पूनावाला, ये सब लोग वही नाम है ना? ये सब मैं आपको बता रहा हूं ना, उसमें आचार्य जी का भी नाम अब थोड़े दिनों के बाद मुझे पता नहीं कहां जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, परंतु मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। आचार्य जी मना कर रहे हैं। नहीं, अच्छा फिर देखिए भाई, वो ऑनर भी चला जाएगा। तो देख लीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मजाक में कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पार्टी चाहे जो भी हो, कुछ लोग देश के लिए सोचते हैं और देश को परिवार के ऊपर रखते हैं, तो वो क्या बीजेपी वाली सोच वाले होंगे? मुझे लगता है कि वो भी सोच वाले लोग होंगे और वो लोग अगर आवाज उठाते तो अच्छी बात है। 30 सेकंड। देखिए, पहली बात यह है, मैंने साफ कर दिया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी छोड़ के गए हैं, इसका नुकसान हमें होगा और हमें इसकी तकलीफ है। दूसरी बात, वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, ये उनका फैसला है। तीसरी बात, जहाँ तक कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, उस पर बहुत गंभीरता से चिंतन हो भी रहा है और चिंतन करने की आवश्यकता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं आज भी जो ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की जो कमान है, कांग्रेस का जो चेहरा है, अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान नहीं लेने को तैयार है तो प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए। लेकिन ये फैसला कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग बैठ के कर। गांधी परिवार ने ये नहीं कहा कि हम ही अध्यक्ष बनेंगे, राहुल गांधी लेकिन आपने तो बोला प्रियंका गांधी को बनना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, मैं गांधी परिवार थोड़ी हूं भाई। और कोई ऑप्शन नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ऑप्शन नहीं है, जयराम रमेश ऑप्शन नहीं है, रणदीप सुरजेवाला ऑप्शन नहीं है, पवन खेरा ऑप्शन नहीं है, सुप्रिया श्रीनाथ ऑप्शन नहीं है, राधिका खेरा ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और सचिन पायलट ऑप्शन नहीं है, अशोक गहलोत ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी। मैं जवाब दूं 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड जी। कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, स्वतंत्रता है सबको कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का। ये लड़ने चाहते थे, इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। उल्टा इतना ही नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, और सुन लीजिए आपके बगल में अपनी हाँ, आपकी बारी है।
जब मैं चुनाव लड़ना चाहता था और मैंने अपना नामांकन भरने गया तो स्टोरी सुनिए आप। और हाँ ये सुनिए, ये तो कह रहे मैं 10-11 साल काम किया हूं। मैं उस समय पर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी भी था। उस समय पर मुझे मणिशंकर अय्यर ने कहा, टीवी पे बयान दिया उन्होंने कि यहां पर तो एक ऐसी है कि यहां पर जैसे मुगल सल्तनत चलती है वैसे यहां पर मां के बाद बेटा ही बनेगा। तुम कहां से पर्चा भरने आ गए? ये मुझसे कहा गया। दूसरे वाले ने मुझे कहा, जो फिर पार्टी छोड़ गई और शिवसेना उद्धव सेना में चली गई, उन्होंने कहा ये तो सदस्य ही नहीं था पार्टी का। प्रियंका चतुर्वेदी जो खुद कांग्रेस छोड़कर उद्धव सेना में राज्यसभा का सीट लेने चली गई, मुझसे कहने लगी कि तुम पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना था आचार्य जी बड़े अदब से, प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में उसको डायरेक्टली जनरल सेक्रेटरी बनाया, सारे जो प्रदेश हारे उसके प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा हुआ, इसने 7% वोट को 2% में घटा दिया और अमेठी की सीट भी लोकसभा में हार गए। आज तक क्या परफॉर्मेंस नहीं दिया तो परिवार के आधार पर क्यों रखा है उसको? इनको बना दे जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का, क्यों नहीं बनाया? इसीलिए वो लड़की ने पूछा कि उनके परिवार के अलावा कोई नहीं बन सकता। 40 वर्ष का आप आकलन कीजिए बीजेपी का और कांग्रेस का। 40 वर्ष से मां बेटे के बीच में चल रहा है अध्यक्षता, और हमारी पार्टी में 40 वर्ष से अगर आप देख लें तो हमारे 11 अध्यक्ष हुए, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का बाप है। ये ऐसी पार्टी चल अनुज अत्रे, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुशाभाऊ ठाकरे, अनुज अत्रे फोन ना देखिए, सवाल को सुनिए। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देती है कई बार कांग्रेस पार्टी, लेकिन लोकतंत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, लाल कृष्ण वानी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जना कृष्णमूर्ति, ये इतने नाम हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। उनका नाम भी लिया मैंने। बीते 30 सालों के अंदर इन सबके नाम ले सकते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में, या फिर हो सकता है मेरी नंबर गेम गलत हो गई हो, 20 से 24 से हो सकते हैं, 20 से 19 नहीं होंगे। सोनिया गांधी अध्यक्ष पार्टी की, बीच में राहुल गांधी बने जो हटे, फिर सोनिया गांधी बन गई। अब आचार्य जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को बन जाना चाहिए, अब बोलना चाहिए प्रियंका गांधी को बनना चाहिए, यानी ऑल इन वन फैमिली, गांधी एंड सन्स और डॉटर्स, नो वन एल्स। दैट्स द पॉइंट। जो लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, वो अपनी पार्टी में लोकतंत्र का क्या हाल कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता सिर्फ गांधी परिवार में ऐसा है, पंजाब में बादल जैसे हैं, महाराष्ट्र में ठाकरे जैसे हैं, उसके बाद करुणानिधि एंड फैमिली ऐसी है। ये बात सत्य है। एक तरफ शिबू सोरेन इस्तीफा दे रहा है, वो चाहता है कि उनके जो पिता बीमार है वो अब सीएम बन जाए। लालू यादव सीएम से हटते हैं, अपनी धर्मपत्नी को बना देते हैं सीएम, और उनके बाद उनका बेटा डिप्टी सीएम बन जाता है। एंड दे टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, दे टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। ये लेक्चर देते हैं देश में आकर कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र इस देश के युवा से पूछो, ये इनसे पूछो लोकतंत्र क्या होता है। अपॉर्चुनिटी को मारते हैं अपनी पार्टी के अंदर और फिर हीरो बन जाते हैं। ये बात सत्य है। अनुज अत्रे सवाल का जवाब दीजिए। ऑल इन वन फैमिली, दो और हमारे दो हैं, उसका क्या होगा, उसका भी जिक्र कर दीजिए। किसका? एक ही स्टेट के हम। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी क्या करते थे, अमित शाह के पिताजी क्या करते थे, जगत प्रकाश नड्डा के पिताजी क्या करते थे, बताओ इस देश को। हम दो और हमारे दो पे चलता है, इस पे भी जिक्र कर दीजिए। मैंने तो इतना कहा। देखिए आपने सवाल मुझसे असदुद्दीन जैसे दो भाई है, असदुद्दीन कहते ब्लड रिलेशन वाले ही रहेंगे। जी हाँ, ब्लड रिलेशन वाले रहेंगे। ओवैसी ब्रदर्स, वहां भी फैमिली। कलीमुल्ला साहब अगर बनना भी चाहे, तो पार्टी से बाहर हो जाएंगे, पार्टी से बाहर हो जाएंगे। मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूं। अच्छा, आप पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं दिल्ली की खिदमत करना चाहता हूं। दिल्ली का आप पार्टी के एआईएमएम के हेड नहीं बनना चाहते आप? अरे दिल्ली की भी जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो एक ऐसा स्टफ है लीडरशिप का कि उन्हें तो पूरे देश का सबसे बड़ा नेता होना चाहिए। ये पार्टी तो बहुत छोटी सी चीज है। बीजेपी के प्रवक्ता आपने बोला कि मैं बनना ही नहीं चाहता, मतलब ये बोल भी नहीं सकते क्योंकि पता इनका क्या हाल होगा। अरे भाई एक सेकंड, यही मेरे साथ होता था, कांग्रेस बन नहीं पाएंगे। बनना चाहते हैं, ये तो आपकी कहानी भी ऐसी है। अच्छा, आप बनना चाहते हैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष कभी फ्यूचर में जाकर? बिल्कुल बनना चाहता हूं, और मैं आपको विश्वास और डंके की चोट पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो पोस्टर लगाने वाला एक अमित शाह जी जैसा कार्यकर्ता हो, नड्डा जी जैसा कार्यकर्ता जो तिरंगा लेकर जम्मू कश्मीर जाते थे, वो भी बन सकता है अध्यक्ष। और यह पार्टी है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलती है। अनुज अत्रे, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश रखते हैं? देखिए सुनिए, हमारी पार्टी आज भी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिसमें लोकतंत्र है। सोनिया जी अगर अध्यक्ष बनी, हाँ मेरे अब बोलने दीजिए, सोनिया जी अगर अध्यक्ष बनी ना,
तो मेरे जैसे कार्यकर्ता ने भी उनके उसमें चुनाव में वोट दिया। हाँ, हुआ था। और सुन लीजिए मेरी हुआ बात। था। सुन लीजिए, एक जगह चुनाव नहीं होता है। आप अगर उस पार्टी में रहे, कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा, हर प्रदेश में डेलीगेट वोट डालता है। लेकिन ये बता दीजिए जरा, भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए, जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष बनाने के लिए किसने वोट दिया, किसने चुनाव किया? क्या एक रात तक पहले किसी कार्य समिति को, किसी कार्यकर्ता को पता था कि वो बनने जा रहे हैं? रातों रात नाम दे दिया गया एक व्यक्ति की तरफ से, वन मैन शो। अच्छा, आपने कांग्रेस के चुनाव में वोट डाला था? बिल्कुल वोट डाले। कब हुआ? आपने डाला था? आपने डाला था? हाँ, मैं डेलीगेट था। आपने बोला, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में भरपूर लोकतंत्र है, इससे ज्यादा लोकतंत्र हो नहीं सकता। बिल्कुल है, ओवरडोज है लोकतंत्र की। ये कोई एक ताना मारने या एक नहीं, भरपूर लोकतंत्र है। हकीकत है। आपको ताना क्यों लग रहा है? मैं तो कह रहा हूं बहुत लोकतंत्र है, क्योंकि आप जिस सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं बहुत लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस में बहुत लोकतंत्र है। क्या भारतीय एक सेकंड सर, पार्टी अनुज भाई 30 सेकंड दे दीजिए मुझे। मैं आपके लिए कुछ पढ़ रहा हूं और जो करोड़ों व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए कुछ पढ़ रहा हूं। देखिए, ये चिट्ठी आई है एक और गुलाम नबी आजाद साहब की, क्योंकि लोकतंत्र की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। 2019 के चुनाव के बाद जब राहुल गांधी बैठक ले रहे थे, राहुल गांधी जी बैठक ले रहे थे, ये कहानी को सुनना जरूर पड़ेगा आपको, और ग्राफिक्स आपको दिख रहा होगा। जब राहुल गांधी बैठक ले रहे थे, हारने का मंथन कर रहे थे, तो वहां पर प्रियंका जी भी थी। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बात का जिक्र किया, जब राफेल पे चौकीदार चोर है नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा था, राहुल गांधी अकेले कह रहे थे, पूरी पार्टी उनके साथ नहीं थी, बड़े लीडर उनके साथ नहीं थे। और तो और, क्योंकि पार्टी में लोकतंत्र है, यह कहानी जरूर सुनिए अनुज अत्रे साहब, आपके लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि सब अपने बच्चों को चुनाव जितवाने में लगे थे। कमलनाथ नकुलनाथ को चुनाव जितवाने में लगे थे, अशोक गहलोत वैभव गहलोत को चुनाव जितवाने में लगे थे, सब अपने परिवार की तरफ देख रहे थे, अकेले बेचारे राहुल गांधी पार्टी की तरफ देख रहे थे। यह आपकी पार्टी की लोकतंत्र की कहानी बताई है मैंने, यह कहानी है अनुज अत्रे। सब परिवारों पर ध्यान दे रहे थे, यही आपकी पार्टी कह रही है। आपकी पार्टी के चिंतन में भी यही बात हो रहा है, सब परिवार का ध्यान दे रहे हैं। शुरुआत ऊपर से होती है, ऊपर से परिवार पे ध्यान दिया जा रहा है, तो नीचे वाले भी कहते हैं तो हम क्यों छोड़े जी। तो ये क्या परिवार के जो पुत्र है, क्या केवल कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहे हैं आपको? कांग्रेस पार्टी से कोई भी जाए, वार राहुल गांधी पर ही क्यों होता है आचार्य जी? जी, ये मैं बिल्कुल पूछूंगा। ओके, आपका सवाल क्या? मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है कि कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है, तो इसमें बीजेपी अपना मजे क्यों ले रही है? वो तो कांग्रेस के घर की बात है। पहले आचार्य जी और फिर शेदात। आचार्य जी, सबका वार राहुल जी पर क्यों होता है? देखिए, राहुल जी पे इसलिए होता है कि राहुल गांधी एक बहुत ही शरीफ इंसान है। राहुल गांधी पहले ऐसे इंसान है, जब नहीं है कांग्रेस में राहुल गांधी राहुल गांधी ऐसे इंसान है, ऐसे नेता हैं कि जब 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और चुनाव हारे, तो उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। तीसरा पॉइंट यह है कि राहुल गांधी जी ने यह कह दिया था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, उस बात पे वो कायम है, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था। बजाय अप्रिसिएशन के उनका मजाक बनाया गया। और कांग्रेस के कुछ नेता जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी के कैरेक्टर एसोसिएशन की कोशिश लगातार बीजेपी करती है, क्योंकि बीजेपी का ये फर्ज बनता है, धर्म बनता है, मगर राहुल गांधी की इमेज खराब करने में मुझे बोलने दो यार, मैं बीच में बोलता ही नहीं हूं। राहुल गांधी जी के कैरेक्टर एसोसिएशन और उन्हें बदनाम करने में जितनी भूमिका बीजेपी वालों की है, जितनी भूमिका बीजेपी वालों की है, कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी भूमिका है। और वो कांग्रेस के वो नेता हैं जिनके खिलाफ गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है। मैं इस बात से कतई इसको नकारने के लिए तैयार नहीं हूं। दो सवाल है, एक तो 10 सेकंड। हाँ, एक तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई ये क्या हो जाती तो आप हर समय ऐसे अरे भाई हमारे मामला ही हमारे ये तरीका नहीं है ना भाई, अमित जी, ये तरीका एक बार, दो बार, चार बार ऐसे करवा लो भाई, झगड़ा ही हमारे घर का, तुम तो वैसे ही बोल रहे हो। अरे मेरा भी घर हुआ करता था, मेरा घर हुआ करता था, जब मैं बोलता था तब ताने मारते थे आप मुझे, तब ताने मारते थे। पूछे अमित से, तो शाहजहां सारे लोग ताने मारते थे। चलिए सुनिए, अच्छा, अब सवाल इनका सवाल का जवाब भी दे दीजिए। वो कह रहे आप मजे क्यों ले रहे हैं? 5 सेकंड अमित, दिस इज अगर शहजाद सुनो वापिस आ जाओ, स्वागत है। वो कह रहे हैं आपका स्वागत है, आपको पुराने घर में स्वागत है। मैं आ रहा हूँ आपके। अच्छा 10 सेकंड। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ
कि आपने कहा कि बीजेपी मजे क्यों ले रही है। आप ही लोग कहते हो ना कि विपक्ष बड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर आज बीजेपी कह रही है विपक्ष मजबूत होना चाहिए, वो टूट रही है, तो वो कह रही है टूटनी नहीं चाहिए, क्यों निकल रही? तो आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, आचार्य जी ने आपको ऑफर दिया कि अगर आपको पुराने घर की इतनी याद आ रही है तो घर वापसी कर लीजिए। शरद पवार ने कहा है कि जिनको ये हवेली मानते हैं वो खंडर है, कोई खंडर में वापस नहीं जाता। शरद पवार जी से पूछ लीजिए। दूसरी बात, अमित जी 5 वर्ष पहले भी आप और मैं मित्र थे, और जब मुझे कांग्रेस वाले ताने मारते थे, गद्दार कहते थे, देश का गद्दार, पार्टी का गद्दार, परिवार का गद्दार कहते थे, तब भी मैं यही पॉइंट उठाता था, और तब मैं कोई बीजेपी में नहीं था, और तब भी मैं डंके की चोट पे उठाता था। आज जो लोग मुझे गाली देते थे उस समय, वो नाक रगड़ रगड़ कर, चाहे वो दूसरी पार्टी में जा रहे, कहीं और जा रहे, या वो खुद मान रहे कि हाँ ये पार्टी में गलत हो रहा है। तो आज मैं विंडिकेट हुआ हूं, मैं स्थापित हुआ हूं कि मैं बात सच कहता था, और यही लोग मुझे गालियां देते थे। दूसरी बात, आज सवाल यह है कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे कि राहुल गांधी का चरित्र हनन कर रहे हैं। भाई, चरित्र हनन हम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जाकर ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, सरकार का ऑर्डिनेंस था, चिट्ठी में लिखा। ये चरित्र हनन हम नहीं कर रहे हैं, ये इनके कृत्य जो है उससे ही उनका चरित्र हनन हो रहा है। चुने हुए प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने फैसला किया, एक सांसद ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। ये ताकत और रसूख दिखाता है राहुल गांधी का, जब कांग्रेस सत्तासीन थी। और गुलाम नबी आजाद ने उसका जिक्र किया अपनी चिट्ठी के अंदर कि 2014 में जब हम हारे तो उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि किस तरह से ऑर्डिनेंस फाड़ा गया। सोचिए, एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, एक चुनी हुई कैबिनेट, उसका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया जाता है। उसका ऑर्डिनेंस एक सांसद फाड़ देता है। वो कहता है मैं इसको नहीं होने दूंगा, और पूरी कांग्रेस चुपचाप देखती है। और फिर कहा जाता है कि कुछ रिमोट कंट्रोल से होता ही नहीं है। दैट्स द पॉइंट। फिलहाल इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन आपने न्यूज़ 18 पर यह कार्यक्रम देखा। नमस्कार।